ये इंसान उसी कमरे में खाना खा लेता जहां उसने मर्डर किया। 20 अक्टूबर 2006 से तिहाड़ जेल में एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में लाश रखी है। ये बात सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि दिल्ली की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल के बाहर लाश रखना किसी ऐसे व्यक्ति का काम हो सकता है जिसको किसी चीज का डर ही ना हो। जब बाहर देखा तो फुटपाथ पर एक टोकरी पड़ी हुई थी, जिसमें एक आदमी के बिना सर की लाश को टोकरी में बांध कर रखा गया था। उसमें एक पत्र भी लिखा गया था जिसमें भारतीय न्याय व्यवस्था को गालियां भी दी गई थी, और उस चिट्ठी में लिखा था, पकड़ सको तो पकड़ लो। जांच शुरू हुई, कॉल को ट्रेस किया गया तो पता चला ये कॉल एसटीडी बूथ से किया गया था। जब एसटीडी बूथ के चौकीदार से पूछताछ की गई तो उसने बताया यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति आया था, तो उस व्यक्ति का उसने स्केच बनवा लिया। उसकी भाषा शैली और लहजे से पता चल रहा था वह कि बिहारी लहजे का व्यक्ति था। 25 अप्रैल 2007 को एक बार फिर से पुलिस को कॉल आता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फिर से एक और लाश पड़ी है। लाश को इतने कसके बांधा गया था कि वहाँ पर मौजूद कोई भी पुलिस वाला उस लाश को खोल नहीं पाया। तभी भीड़ से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इस लाश को खोल सकता हूँ। उसने चाकू निकाला और शव को खोल दिया। लेकिन असली डर की बात यह थी कि जिस व्यक्ति ने उस लाश को खोला था असल में कातिल वही था। लाश का सर नहीं था, बाकी के अंग हाजिरी कोर्ट में पाए गए। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 में फिर एक और लाश पाएगी, वो भी बिना सर वाली। और इस बार पत्र में लिखा था कि उसकी तलाश के लिए इनाम घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने काम पर गर्व है। उसने लिखा 7 से 8 सालों तक हत्या कर रहा था, और जब वह हत्या नहीं करता तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस के एक मुखबिर से खबर आई कि आजाद नगर में एक व्यक्ति डॉक्टर के क्लिनिक में बार बार आता है, जिसका होलिया उस स्केच से मेल खाता है। पुलिस वहाँ पहुँच गई, लेकिन अगले दिन तभी डॉक्टर के पास उसे हत्यारे का कॉल आता है कि वो उससे अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले रहा था। डॉक्टर से पता चला उसका नाम चंद्रकांत झा है। उसकी 5 बेटियां और उसके 5 बेटियों की डिलीवरी इसी अस्पताल में हुई थी, और ये व्यक्ति डॉक्टर के साले की भी हत्या करने की कोशिश कर चुका है। इसी छोटी सी जानकारी के कारण पुलिस चंद्रकांत झा के घर पहुंच गई और उसको अरेस्ट कर लिया। अब चंद्रकांत बोलने को तैयार था, लेकिन एक शर्त पर, उसे न मारा जाए और न धमकाया जाए। उसने शुरुआत की अपने नाम से, चंद्रकांत झा, जो दिल्ली में अपने 5 बेटियों के साथ रहता था। लेकिन जब उसने अपने सीरियल के लिए प्रोफेशन को गंभीरता से लिया तो वह हैदरपुर शिफ्ट हो गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्था के अनुसार दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े शहरों में काम करने के लिए जाते हैं। ये लोग एक कमरे में 7 से 8 लोग रहकर छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन भेदभाव और अपमान भी सहते हैं। चंद्रकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो दिल्ली में सब्जियां ढोने और ट्रकों में चढ़ने का काम करने लगा। सब कुछ सही चल रहा था जब तक उसने एक गुंडे के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वह किसी बेरोजगार को मार रहा था। गुंडे ने उस पर हमला कर दिया और किसी तरह वह उस मौत के मुंह से बच गया। उसी दिन से उसका एहसास हो गया कि ताकतवर होना ही सब कुछ है। इसके बाद उसने मार्शल आर्ट सीखा, और जहाँ वो काम करता था वहाँ यूनियन लीडर से भी उसका विवाद हो गया। यूनियन लीडर मजदूरों से पैसे वसूलते थे। लड़ाई में यूनियन लीडर के हाथ में चोट आई और चंद्रकांत को फिर से जेल में भेज दिया गया, उसके साथ उसकी वाइफ को भी। और जब वो जेल से बाहर आया तो उसने अपना पहला निशाना यूनियन लीडर को ही बनाया। 1998 में जो लाश तिहाड़ जेल के बाहर पड़ी थी वो उसी यूनियन लीडर की थी। यही से शुरू हुआ था उसके हत्या का पैटर्न। चंद्रकांत लोगों को भी डराता और उसका गुस्सा किसी के मांस खाने और किसी के झूठ बोलने से भड़क जाता था। वह अपने पड़ोसी से दोस्ती करता, उसे घर बुलाता और उसका काम तमाम कर देता। चंद्रकांत के गांव का भीड़ यादव भी उसका शिकार बनने वाला था, लेकिन उसने हिम्मत दी और वहां बंधे हुए 2 व्यक्तियों की भी उसने जान बचाई। और अब चंद्रकांत जेल में है।